नेक्स्ट आर्टिकल है ड्रग अब्यूज अमिड पैंडेमिक। द हिंदू का आर्टिकल है और जो लिखा है इन्होंने वो है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम। तो क्या कॉन्टेक्स्ट है? कॉन्टेक्स्ट ये है कि देखिए, सबसे पहले तो डेफिनेशन देखते हैं ड्रग अब्यूज़ होता क्या है। तो जब एक्सेसिव कोई अगर ड्रग को यूज़ करने लग जाता है, किसी कोई डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब कर दिया उसे गलत, या फिर उसको खुद उस दवा की आदत हो गई है। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे जो टैबलेट्स या फिर ड्रग्स वैसे आते हैं जो नशा करने का आता है, तो उसके वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं इन स्पाइट ऑफ उसके हेल्थ और सोशल प्रॉब्लम होने के बावजूद उसको अगर वो लेता जाता है तो उसको ड्रग अब्यूज़ कहते हैं। फिलहाल क्यों हो रहा है ड्रग अब्यूज़? क्योंकि इकोनॉमिकल स्लो डाउन चल रहा है, आपको पता है, जॉबलेसनेस और लोनलीनेस और बहुत सारा भी और बहुत सारा टेंशन्स है जिसकी वजह से, और फिर अकेले हैं लोग घर में, कोई काम नहीं है, लॉकडाउन चल रहा है, जॉब नहीं है, तो जिस वजह से जो है कि ड्रग अब्यूज़ और ये सब सारा कुछ, अल्कोहलिज्म और डोमेस्टिक वायलेंस, ये सब सारा कुछ बहुत ज़्यादा हो रहा है। 2 दिन पहले जो हमने काफ़ी होलिस्टिकली कवर किया था डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर, आप ज़रूर देखें, इसका लिंक मैं ऊपर दे दूंगा आपको, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, उसको जरूर देखें, वो बहुत बढ़िया, मतलब 3-4 न्यूज़पेपर से हमने कवर करा था। खैर, ड्रग अब्यूज़ क्या होता है इसमें ये देखते हैं। तो जिस वजह से कोविड-19 जो है इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा एक्सपोज किया है कि ड्रग अब्यूज़ जो है हमारे इंडिया में अभी भी काफ़ी बड़ा एक संकट है। इकोनॉमिकल डाउनरन की वजह से ये सिर्फ इंडिया का ही नहीं, ग्लोबल पैंडेमिक बन चुका है और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इसके ऊपर ग्रसित हैं। ये पहले भी एक बार हुआ था, ग्लोबल रिसेशन जब आया था 2007-8, उस समय भी काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस था और लोगों को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस और टेंशन था, जॉबलेसनेस थी। तो जिस वजह से उस टाइम पे भी काफ़ी ज़्यादा सर्ज आया था ड्रग अब्यूज़ के ऊपर। तो गवर्नमेंट इसके ऊपर उस समय से ही काफ़ी ज़्यादा सचेत थी, लेकिन फ़िलहाल के टाइम पे देखिए कि बजट जो है, बजट में ड्रग अब्यूज़ का जो बजट है, हमारे गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा उसको कम कर दिया है। तो इससे वल्नरेबल जो हमारा वल्नरेबल जो तबका है हमारे सोसाइटी का, उनमें बहुत सारे यूथ आते हैं, वुमेन, और जो गरीब हैं वो तो आते ही हैं, और भी बहुत सारे जो जैसे एडोलेसेंट्स में जो इतने जो बच्चे आते हैं, जैसे 16 से 14-16 जो एज होता है, या फिर 16 से 18 जो एज होता है, उस बीच में काफ़ी ज़्यादा इन सब में वो पढ़कर और प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं। तो गवर्नमेंट इन सब को इग्नोर करने का मतलब अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस है आपके ह्यूमन रिसोर्स पे काफ़ी लार्ज है, और ये आपके एजुकेशन, जॉब्स, ये सब सारा कुछ के मतलब इफ़ेक्ट करेगा, और फिलहाल भी वो इफ़ेक्ट हो रहा है इस वजह से ही, क्योंकि एजुकेशन, जॉब और ये सब सारा कुछ अभी नहीं है, तो जिस वजह से जो ड्रग अब्यूज़मेंट जो हो रहा है वो ज़्यादा हो रहा है। तो आप देखिए कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जो अगर एजुकेशन, जॉब घटेगा तो ड्रग अब्यूज़ बढ़ेगा, ड्रग अब्यूज़ बढ़ेगा तो आपका लॉन्ग टर्म में जो आपकी यूथ है वो, उसमें आपका ह्यूमन रिसोर्स जो है वो आपका ख़राब होगा। ह्यूमन रिसोर्स मतलब जो लोग आपके अर्निंग एज ग्रुप में हैं, वो लोग। तो इसमें देखिए कि सिर्फ डेवलपिंग कंट्रीज़ में ही नहीं, डेवलप कंट्रीज़ में भी ड्रग अब्यूज़ होता है, और सबसे ज़्यादा ड्रग अब्यूज़ जो है वो जो जो धनी लोग हैं, मतलब जो वेल्दियर लोग हैं, वो लोग थोड़ा ज़्यादा ड्रग अब्यूज़ करते हैं, क्योंकि उनको सब कुछ ईज़िली अवेलेबल हो जाता है। खैर, जो इकोनॉमिकली एडवांस लोग हैं उनको तो ड्रग मतलब मुहैया ही नहीं होता है, और कभी बाई चांस बहुत ज़्यादा अगर सीरियस बीमारी हो गया तो उनको कुछ अलग ही दवाई दे दी जाती है, तो उसको ड्रग डिसऑर्डर में वो तब्दील हो जाता है। तो आप देखिए, कुछ आंकड़ा दिया है कि 3.6 मिलियन पीपल जो हैं वो सफ़र करते हैं आपके ग्लोबली ड्रग डिसऑर्डर से, और इसमें जो अफेक्टेड जो सेगमेंट है, वो सबसे ज़्यादा सेगमेंट आपका अफेक्टेड वुमेन है, और आपके जो यंगस्टर्स हैं वो भी हैं इसमें बहुत ज़्यादा अफेक्टेड। इन सब के वजह से जो आपका जो ग्लोबल जो अटेंशन है वो काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर आना चाहिए। गवर्नमेंट भी जो है इसको रिपीटेडली इसके ऊपर प्लेज करते आई है कि हम इसमें सुधार करेंगे, हम वर्ल्ड ड्रग प्रॉब्लम के में हम सहयोग देंगे। एसडीजी में भी इस चीज़ को शामिल किया गया था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रुप। हम इस लेक्चर, ये वाला टॉपिक के सबसे लास्ट में एसडीजी के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। क्या होता है, आपको जैसे पता होगा एसडीजी क्या होता है। तो अब गवर्नमेंट ने एसडीजी के टाइम पे भी ये प्लेज करा
करा था कि और फिर उसका 2019 में मिनिस्ट्रियल डिक्लेरेशन में भी उन्होंने सब प्लेज करा था कि हम कमीशन बैठा करके नारकोटिक्स ड्रग्स के ऊपर थोड़ा-सा ग्लोबल पैंडेमिक जो है आपका ड्रग अब्यूज़ का, उसके ऊपर काम करेंगे। लेकिन जो डाटा जो हमारा अभी लेकर के आया है, वो ऐसा कुछ दिखाता नहीं है। एक्चुअली ऐसा कुछ फॉल नहीं हुआ है और ज जबकि बढ़ते ही जा रहा है और पैंडेमिक जो है उसमें बिल्कुल आग में घी का काम कर रहा है। तो इसमें गवर्नमेंट को काफ़ी डेडिकेटेड एक प्लान की ज़रूरत है क्योंकि आप देखिए कि डेवलपमेंट असिस्टेंट जितना भी जो आया है, रिपोर्ट्स आया है, उसमें देखा गया है कि करीब-करीब 90% जो है 2000 से 2017 के बीच में जो है आपका वो इस चीज़ का बढ़ गया है और फंडिंग जो है इसका ड्रग ड्रग अब्यूज़ को रोकने के लिए उसको इंटरनेशनल एक डोनर अटेंशन मिल पाए ऐसा कुछ ख़ास हुआ नहीं है न और इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है क्योंकि हमें अल्टरनेटिव ऐसे डेवलपमेंट्स चाहिए जो कि इंटरनेशनली हमें डोनर्स मिलें ताकि हम लोग इस चीज़ को और बढ़िया से मतलब इम्प्लीमेंट कर पाएँ। लेकिन इंटरनेशनल डोनर्स अभी फ़िलहाल नहीं मिल पा रहे उसके 3, 4, 5 कारण हैं। क्या है कि फ़िलहाल देखिए आपकी गरीब जनता के पास खेती-वेती से ईस्ट ईस्ट इंडिया में बहुत ज़्यादा ओपीएम की खेती होती है। झारखंड, वेस्ट बंगाल उधर सुपारी ये सब की भी बहुत खेती होती है। तो ये सब जब तक खेती होते रहेगा तो तब तक तो वो चीज़ बहुत ईज़िली अवेलेबल है और आप उसको रोक भी नहीं सकते क्योंकि आप उसका अल्टरनेटिव जो है गवर्नमेंट जो है वो मुहैया करवा नहीं पा रही है। जब तक आप अल्टरनेटिव आप मुहैया करवाएँगे नहीं आम जनता को, तब तक तो ये आपका चलता ही रहेगा ना। तो उसका अल्टरनेटिव जब तक आपको मतलब सबसे पहले करवाना होगा, उसके बाद भी आपको फिर मेडिकल जो है, आपको ड्रग्स जो है वो मतलब मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर आपको सुधारना होगा। उसके बाद भी अगर नहीं सुधरे तो इंटरनेशनल असिस्टेंट लेने में कोई मतलब संकोच नहीं कर सकती है सरकार। आप उसको मतलब इम्प्लीमेंट मतलब आप माँग सकते हो कि हाँ, ठीक है हम इतना कुछ किए फिर भी नहीं हो पा रहा है तो थोड़ा-सा आप इंटरवीन कीजिए। लेकिन जब आपका ज़मीनी हालात ही जो है वो उतने सैटिस्फैक्टरी नहीं है, तो उस वजह से अभी इंडिया को प्रॉब्लम्स तो झेलना पड़ रहा है। लेकिन अभी फ़िलहाल हमें इंटरनेशनल कोऑपरेशन की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है, ताकि ये जो प्रिवेंशन है अब्यूज़ का, ड्रग अब्यूज़ का उसको उस लॉ को थोड़ा-सा और एनफोर्स किया जा सके और जितने भी आपके हेल्थ सेंटर्ड और राइट बेस्ड इश्यूज़ हैं कि हर किसी का राइट होता है कि उसको प्रॉपर मेडिकल सर्विस मिले, उसको प्रॉपर जो है कि लाइवलीहुड आर्टिकल 21 है ना राइट टू लाइफ, तो उन सब चीज़ को उनको मुहैया हुआ है। जेंडर रिस्पॉन्स अप्रोच मतलब सरकार इस चीज़ को मतलब फ़ॉलो कर सकती है कि जेंडर वाइज़ जैसे वुमेन का हमने अभी आंकड़ा देखा कि हर 5 में से 3 वुमेन जो है कि वो ड्रग अब्यूज़ की शिकार हो जाती है, लेकिन फिर भी जो अटेंशन मिलना चाहिए डॉक्टर का, वो सिर्फ़ 5 में से 1 को ही मिलता है। तो ये सब सारा कुछ जो जेंडर इश्यूज़ है, वो सबको आपको हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा करके और इसके ऊपर गवर्नमेंट का बजट बढ़ा करके आप इसको ठीक कर सकते हो और इसके ऊपर ओवरकम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कोविड-19 क्राइसिस के बाद हमें ऐसा देखना होगा कि किस प्रकार से हम अपने सोसाइटी को ये जो रिस्क है, उससे हम मुक्त कर पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा जो स्ट्रैटेजीज़ हैं, इस चीज़ को ड्रग अब्यूज़ को कम करने में, वो कंट्री लेवल और रीजनल लेवल पे हम उसको इम्प्लीमेंट कर पाएँ। तो नेक्स्ट ये जो एसडीजी जो हमने बोला था कि इसको डिस्कस करेंगे, तो ये एसडीजी इतने प्रकार के होते हैं, जिसके अंदर पॉवर्टी कंट्रोल, ज़ीरो हंगर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल मतलब क्या? कि अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए आप जो है रिसोर्सेज़ को बचा करके और अभी फ़िलहाल एफिशिएंटली अपनी चीज़ों को चला करके आगे चलें। तो इसमें इतने सारे गोल्स हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, किसी भी आंसर राइटिंग में आप एसडीजी घुसा सकते हो क्योंकि आप देखिए कि हमारे जो यूपीएससी का सिलेबस है करीब-करीब हर एक चीज़ में मतलब ज्योग्राफी छोड़ के हर चीज़ में आप घुसा ही सकते हो इसको सोशल जस्टिस में डाल सकते हो, आप गवर्नेंस में डाल सकते हो, पॉलिटी में तो डल जाएगा, एसएनटी में भी चल जाएगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हर चीज़ में डल जाता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद करने का चीज़ है बिल्कुल। पीडीएफ आपको टेलीग्राम से मिल जाएगा, बिल्कुल वहाँ से डाउनलोड कर लेना है। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा यूपी में जितने भी बाहर से अनस्किल्ड जो माइग्रेंट्स आए हैं तो उसमें से जितने भी माइग्रेंट्स आए हैं उसमें से हाफ जो संख्या है उनकी वो अनस्किल्ड है। तो उनको किस प्रकार से अभी एम्प्लॉयमेंट मुहैया कराया जा रहा है, उनकी लाइवलीहुड किस तरह चलाई जा रही है, उसके ऊपर ये आर्टिकल है। फैक्ट्स बहुत सारे हैं, फैक्ट्स में हम ध्यान नहीं देंगे, हम सिर्फ
3-4 जो पॉइंट है इसमें उनको किस तरह प्रकार से उनको खपाया जा रहा है, वहाँ एम्प्लॉयमेंट दिया जा रहा है, उसके ऊपर ध्यान देंगे क्योंकि बहुत वाइटल होने वाला है इस बार के मेंस एग्जामिनेशन में, ज़रूर एक ना एक क्वेश्चन आने वाला है। द स्टेट मासिव एक्सरसाइज तो जो स्टेट जैसे ही माइग्रेंट्स वर्कर आ रहे थे अंदर तो उनका जो भी उनकी जो स्क्रीनिंग हो रही थी, टेस्टिंग हो रही थी, उस टाइम पे उनका स्किल मैपिंग भी हो रहा था। स्किल मैपिंग मतलब उनसे पूछा जा रहा था कि आपको क्या काम आता है, आप क्या कर सकते हैं, आप कहाँ रहते हैं, उनका फ़ोन नंबर, उनका एड्रेस, सब कुछ पूछा जा रहा था। तो जिस वजह से अभी जब पूरा सब कुछ जब कंप्लीट हो गया, अभी माइग्रेंट वर्कर आना बंद हो गए, अब तो वापस भी बहुत लोग जा रहे हैं दूसरे स्टेट्स में जहाँ से वो वापस आए थे। तो अब उन ऐसा पाया गया है कि करीबन हाफ जो है 15 लाख, 30 लाख लोग आए थे, उसमें से 15 लाख जो है वो कि अनस्किल्ड है। तो उनको मनरेगा में काम दिया जा रहा है फ़िलहाल के लिए और वो वहीं पे काम कर रहे हैं। और बहुत सारे जितने भी स्किल्ड वर्कर हैं, उनको किस तरीके से इंडस्ट्री से जोड़ना है, उसके ऊपर बातें चल रही हैं। बहुत सारे जो लेबर कमीशन है और भी बहुत सारे पोर्टल्स जो हैं उनको डेवलप किया जा रहा है। एमओयूज़ साइन किए जा रहे हैं। 4 एमओयूज़ साइन किया है यूपी गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के साथ। फिर बहुत सारे जो हैं सेकंड सबसे लार्जेस्ट जो स्किल्ड वर्कर है वो है आपके कंस्ट्रक्शन वर्कर जो सिविल का काम करते हैं। उसके बाद जो है वो फैक्ट्री वर्कर है, उसके बाद पेंटर्स हैं करीबन 91,000, 66,000 एग्रीकल्चर वर्कर्स हैं। इस प्रकार से और भी कारपेंटर, टेलर, फिर ड्राइवर, कुक, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, ऑटोमोबाइल मैकेनिक, ये सारे कुछ है। और अगर वुमेन की बात करें तो बहुत सारी आया भी थी जो कि डोमेस्टिक वर्क करती थी, खाना बनाना और ये सब सारा कुछ। तो वो करीब 9,000 के करीब में है और बहुत सारे बार्बर्स, ब्यूटिशियंस भी हैं जो मेहंदी आर्टिंग और ये सारा कुछ मिलाकर आपके करीबन करीब-करीब 9,000 है। तो इसके बाद कंप्यूटर, मोबाइल रिपेयरिंग कंपनी में काम करने वाली भी वुमेन्स हैं और जेंट्स भी हैं उसमें बहुत सारे। और फिर फीमेल हाउसकीपर्स जो जो आपके जैसे घर में डोमेस्टिक काम करती हैं वो लोग भी हैं वो कि 3,000 मतलब 3600 करीब में वो लोग हैं। फिर बाकी जो बच जाते हैं जो वुमेन में स्ट्रीट वेंडर्स, वेजिटेबल वेंडर्स जो जो सब्जी बेचती हैं, रिक्शा पुलर्स जेंट्स भी हैं। तो सिक्योरिटी गार्ड्स में जेंट्स हैं बहुत सारे तो जो बाहर काम करते थे। डिलीवरी बॉयज़, कुरियर सर्विस, टीचर्स, पैकर्स एंड मूवर्स, टूरिज्म डिपार्टमेंट, हॉस्पिटैलिटी में जैसे रिसेप्शनिस्ट और ये सब सारा कुछ वो लोग सब थे। बैंकिंग इंश्योरेंस सेक्टर के भी 2,000 लोग हैं। फिर लास्ट में क्लरिकल और अकाउंटिंग जॉब के लिए भी स्टेट में लोग आए हैं बाहर से। तो गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजी क्या है इनको एम्प्लॉयमेंट देने की? सबसे पहली बात कि इनको एम्प्लॉयमेंट देने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत जगह पे एमओयूज़ साइन कर रखे हैं और उस वजह से प्रोफाइल जो है इनका वो डिस्प्ले कर दिया गया है पोर्टल्स पे और डाटा जो है वो इंडस्ट्री के पास कंटिन्यूअस मौजूद रहेगा। उनको जिस प्रकार से जहाँ-जहाँ डिटेल जिस वर्कर को चाहिए इंटरेस्टेड एम्प्लॉइज़ जो हैं उनको कांटेक्ट करके बुला लिया करेंगे। फिलहाल मनरेगा सबसे बड़ा रिलीफ है गवर्नमेंट मतलब स्टेट सरकार के लिए भी और जो जो जनता है उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा ह्यूज अमाउंट में जो लोग हैं वो उसमें काम अभी कर रहे हैं जिस वजह से थोड़ा बहुत शांति का माहौल है। ज़्यादा अफरा तफरी का माहौल नहीं तो पता चले कि फिर वापस वो अपने स्टेट में बहुत ज़्यादा ज़ोर से जा रहे हैं। तो यही टू और फ्रो के चक्कर में सारा कुछ कोविड-19 तो फिर तो वैसे ही चलता रहेगा। तो अभी एम्प्लॉयमेंट बहुत सारा का जो है कि वो वेटिंग है लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि मनरेगा में जैसे पहले सिर्फ 8 या 9 लाख लोग काम करते थे, उसके बाद अभी फ़िलहाल जब से ये माइग्रेंट्स वाला काम जब शुरू हुआ है, तो उसके बाद से करीब अभी रिकॉर्ड हाईएस्ट हुआ है, 57 लाख वर्कर्स जो है वो मनरेगा के अंदर काम कर रहे हैं। ऐसा किसने कहा? तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज मिस्टर मनोज कुमार सिंह ने कहा था। और उन्होंने ये भी बताया कि करीब 91 लाख से सना तो ये तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है नंबर्स, नंबर्स तो अभी और भी बढ़ते रहेंगे, घटते रहेंगे। तो बाद में एग्ज़ाम लिखते टाइम में तो आप क्या लिखोगे? तो नंबर्स पे उतना ध्यान नहीं देना है। आप ये देखिए कि मनरेगा में करीबन बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड हाई 57 लाख वर्कर्स अभी तक एम्प्लॉयड किए गए हैं। उसके बाद वो मनरेगा में क्या काम कर रहे हैं? तो आपका स्टेट लेवल में जितने भी जो रोड बनाने का काम है, फिर 8 रिवर रिजुविनेशन काम मतलब रिवर को फिर से ठीक करने का या फिर उसको उसके 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 जो घाट्स होते हैं रिवर के उसको खोदने का, उसको बराबर करने का, ये सारा कुछ काम उनका उनको दिए जा रहा है मनरेगा के अंडर। फिर ये भी सोर्स बताते हैं कि डिपार्टमेंट जो है ज़्यादातर जो 8 लाख से ज़्यादा जो बेनिफिशरीज़ हैं, वो
माइग्रेंट वर्कर्स ही हैं और बहुत लोग ऐसे भी थे जो कि स्टेट में ही थे लेकिन उनका कंपनी बंद हो गया है तो फिर अभी फ़िलहाल वो मनरेगा में काम कर रहे हैं। तो अब स्किल्ड वर्कर क्या करेंगे? तो स्किल्ड वर्कर के लिए भी वो जो बताया वो पोर्टल के थ्रू उनको बुलाया जा रहा है। ऐसे बहुत लोग बुलाए भी हैं, ऐसे भी टेलर टेलर एक एसोसिएशन था, वो लोग अभी उनको मतलब उनको रिक्वायरमेंट था बहुत सारे टेलर्स का, तो वो स्टेट गवर्नमेंट से कॉन्टैक्ट किए और फिर स्टेट गवर्नमेंट उनको लिस्ट दे दी और वो लिस्ट के थ्रू जो है वो टेलर को उनको बुला लिया गया। और भी जैसे कुछ कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं, तो उनको माइक्रो, स्मॉल, मीडियम एंटरप्राइजेज़ जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ये सब इस तरह के जो एंटरप्राइजेज़ जो हैं, वो उनको जॉब प्रोवाइड करवाने में एज़ अ मीडिएटर काम कर रही है और उनको जॉब प्रोवाइड करने में स्पीडी तरीके से, काफ़ी फास्ट तरीके से उनको जॉब प्रोवाइड करवाया जा रहा है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो है एमएसएमई के नवनीत सहगल, उन्होंने कहा है कि स्टेट गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा एमओयू साइन किए हैं एसोसिएशन ऑफ फॉर एम्प्लॉयमेंट ऑफ वर्कर्स से और उसके तहत जो है कि बहुत सारे दूसरे एसोसिएशन भी है, वो लोग जो है कि स्टेट सरकार से कांटेक्ट करके और बहुत सारे वर्कर्स को उठा रहे हैं। जैसा फॉर एग्जांपल मैंने टेलर टेलर का आपको बताया, उसी तरीके से कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को भी उठाया जा रहा है और वहाँ वेस्टर्न, खास करके वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के अंदर जो रोड प्रोजेक्ट्स हैं बहुत सारे जो चल रहे हैं, वो बहुत सारे उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेस वे बन रहे हैं आपके इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंतर्गत। तो वो सब उस सब में उन सब लेबर्स को ले जा कर के और उसमें उनसे काम करवाया जा रहा है। करीबन 12,000 से ज़्यादा वर्कर जो है वो एक्सप्रेस वे बनाने में काम कर रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ इन सब में काम हो रहा है। और उद्योग भारती, नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल, ये भी एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने में आपको जैसे 11 लाख वर्कर्स को देने में इनका मतलब सहयोग रहेगा। और भी ऐसे बहुत सारे जैसे नोडल अप्रैल एक्सपोर्ट क्लस्टर जो है, इन्होंने 2 लाख टेलर्स की मांग की है, तो इनको भी जो है टेलरिंग जॉब वाले जितने भी स्किल्ड वर्कर्स थे उनका लिस्ट पकड़ा दिया गया है और उस हिसाब से वो अभी हायरिंग कर रहे हैं। तो वुमेन के लिए क्या काम है? वुमेन के लिए है कि बहुत सारे ऐसा बात हुआ कि जो आया जो थी, जो बच्चे देखभाल करती थी दूसरे स्टेट में, तो उन्होंने कहा कि हम मनरेगा का काम नहीं कर पाएंगे, वो फावड़ा चलाना और ये सब सारा कुछ नहीं हो पाएगा। तो उनके लिए दूसरा काम है कि जैसे आप सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ उनको मर्ज किया गया है, बहुत सारी जो वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनके साथ वो पीपी किट और मैन्युफैक्चरिंग मास्क जो बनाना है उन सब में वो काम कर रही हैं। और दूसरी कुछ जो बच जाती हैं जिनको थोड़ा सा जो जो टेक्नोलॉजिकली काम कर सकती हैं, तो उनको बैंकिंग करस्पॉन्डिंग सखी योजना के थ्रू उनको लगाया जा रहा है। बैंकिंग करस्पॉन्डिंग सखी योजना क्या होता है? ये कुछ दिन पहले भी लॉन्च हुआ था। इसमें जो महिलाएं हैं, करीबन 58,000 महिलाओं को घर घर जाकर, और जैसे बैंक नहीं जाने का ज़रूरत है, किसी को मान लीजिए अगर आपको पैसे जमा करवाना है तो आप ए हैं और बी आपका जो है बैंक है, तो बैंक वाले आपके घर में उस सखी को भेजेंगे और वो डिजिटल एक एपरेटस उनके साथ लेकर के जाएगी अपने खुद के साथ, और आपको जितना भी पेमेंट करना है या फिर रिसीव करना है, जो भी करना है, वो उनको आप वहाँ से डिजिटली ये सारा कुछ होगा। और इसमें क्या है कि मतलब चोरी का भी कोई टेंशन नहीं है क्योंकि डिजिटली होगा, तो इसमें चोरी का कोई टेंशन नहीं है। ऊपर से 4,000 रुपये उनको पर मंथ मिलेगा, फिलहाल 3-4 महीने के लिए ही है ये चीज़। और उसके बाद जो है कि स्टेट जो बैंक है जिसके अंतर्गत वो काम करेंगी, वो भी इनको इंसेंटिव दिया करेगी। जितने ज़्यादा ये काम करेंगी उतना ज़्यादा उनको कुछ ना कुछ इंसेंटिव मिलता रहेगा। और मशीन खरीदने के लिए भी शायद 50,000 रुपये ऐसा कुछ है, कुछ मिलेगा उनको शुरू में। और 6 महीना के लिए फ़िलहाल तो है कि वो जो भी उसमें एम्प्लॉयड हो जाएंगी, 6 महीना के लिए उनको उसमें गारंटीड है। तो वुमेन के लिए ये काफ़ी अभी ठीक है, डोर टू डोर स्टेप जाकर बैंकिंग का काम करना अभी फ़िलहाल ठीक है। और ऐसा इंडियन एक्सप्रेस को भी बताया गया, वहाँ के चीफ सेक्रेटरी अवनीश कुमार अवस्थी के द्वारा, कि 35 लाख माइग्रेंट वर्कर जो हैं उनका स्किल प्रोफाइलिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा कंप्लीट कर लिया गया है रेवेन्यू डिपार्टमेंट के थ्रू। और टोटल जो जो मैपिंग हो रही थी वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के थ्रू ही हो रही थी। और जो लिंक्स है उसको हम शेयर करना शुरू कर दिए हैं इंडस्ट्रीज़ के साथ और रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के साथ। और मनरेगा में तो खैर काम कर ही रहे हैं लोग।
तो एक बार समरी ले लेते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग डिफाइन किए कि कितने वर्कफोर्स आए हैं अभी और कौन काम कर रहे हैं। पता चला कि हाफ जो माइग्रेंट वर्कर हैं उनका स्किल मैपिंग के बाद पता चला कि वो अनस्किल्ड हैं, तो उनमें से सब बहुत ज़्यादा लोग अभी मनरेगा में काम कर रहे हैं। फिर फैक्ट्स हम लोग देखे, टेलर, प्लम्बर, ड्राइवर, कुक, ये सब आए हैं बाहर से, तो इनको किस तरीके से कहाँ पे क्या काम करवाना है। कुछ टेलर्स को बहुत सारी एसोसिएशंस मांगे भी, जैसे नोएडा अप्रैल फर्म जो है उन्होंने मांगा और उनको वहाँ पे काम मिल रहा है। फिर अनस्किल्ड वर्कर्स को कहाँ पे खपाया जा रहा है, जैसे कि रिवर रिजुमिनेशंस में और आपका एक्सप्रेस वे में वो लोग काम कर रहे हैं, तो उनको वहाँ पे उनका एम्प्लॉयमेंट हो रहा है। फिर वुमेन एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या क्या देखा हमने, पीपीई किट, मास्क बनाने का काम, ये सारा कुछ वो लोग कर रही हैं, तो उसमें वो लोग का काम। नेक्स्ट है हमारा पीडीएस के ऊपर। पीडीएस जो है आपका पता होगा, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसमें खाना जो है मतलब फूड ग्रेन जो है वो आगे डिस्ट्रीब्यूट होता है। और इसकी जो राइटर हैं वो अंबेडकर कॉलेज न्यू दिल्ली में वो पढ़ाती हैं, प्रोफेसर है। और ये कुछ दिन पहले द प्रिंट में भी छप कर के आया था, तो देखते हैं, बढ़िया आर्टिकल है।